This is class 10th science chapter number 9 heredity and evolution part 3. Okay? See last time हमने illustration के बारे में पढ़ा था. ये illustration right आपकी बुक में है. उस कि जैसे फर्स्ट जो बीटल्स है सारी वो रेड कलर की है, उसमें एक ग्रीन है ड्यू टू इट्स जीन राइट. और फिर उसमें से जो रेड एंड ग्रीन है उसका नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो है. बट जैसे हमने देखा कि वो लीव्स के ऊपर रहते हैं तो जो कौवे हैं वो उसको खाने के लिए आते हैं तो कौवों को ग्रीन कलर की नहीं दिखती है ड्यू टू द बैकग्राउंड कलर ऑफ लीफ राइट. तो उसकी वजह से वो रेड को ही खाते हैं. तो नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ ग्रीन की ही बचती है. ओके फिर ऐसे ही रेड में अगर एक ब्लू आई है नेक्स्ट से तो उसमें रेड कलर के ऊपर सपोज एलिफेंट का फूट है तो सिर्फ ब्लू कलर की बचेगी. और नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा भी एक इलस्ट्रेशन हो सकता है कि शायद वो रेड ही आगे सस्टेन करे राइट. तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक रीड किया था. सेकेंड पैराग्राफ से हमारा बाकी है. लेट्स रीड. नीलेश रीड करो. इन अ सेकेंड सिचुएशन again a color variation arise during reproduction, but now it results in a better that is blue. That is blue in color instead of red. This better can also pass the color on to its progeny, so that all its progeny petals are blue. Crow can see blue colored petals in the green leaves of the birds as well as they can see the red ones and therefore can eat them. What happens in the population as it expands? There are blue petals, but most are red. But at this point, an elephant come by doing steps on the bush where the bushes. There the petals live. This kills most of the beetles. By change, the few beetles that have survived are mostly blue. Yes. तो जो आगे की पेटल्स सरवाइव करेगी वो मोस्टली क्या है सिर्फ ब्लू. फिर आगे रेड जनरेशन आ सकती है ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंड फोर्थ जनरेशन के बाद रेड भी आ सकती है. क्यों? क्योंकि जो आगे की जनरेशन है उनके पेरेंट और मैटरनल में रेड का जीन भी आया होगा राइट. तो आगे की जनरेशन में कोई ना कोई रेड भी आ सकती है राइट. नेक्स्ट. It is obvious that is both situation what started out has a rare variation come to the common characteristic in the population. In other words, of frequency of an inherited trait change our generation seeing genes control traits. We can say that the frequency of control genes in a certain genes in a population change over generation. ओके मतलब पूरी की पूरी ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि पूरी की पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाती है राइट. कि सिर्फ ग्रीन आ जाती है नेक्स्ट में फिर उसके बाद रेड आ सकती है राइट. दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन राइट. और ये बदलाव का एक एसेंशियल मतलब ज़रूरी एक आइडिया हमें मिलता है कि हाँ ये पूरी की पूरी जनरेशन ऐसे पूरा का पूरा इवोल्यूशन बदलाव कैसे आ गया राइट. सो बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंस टू इन द टू सिचुएशंस. इन द फर्स्ट केस the variation become common because it gave a survival advantages. In other words, it was naturally selected. We can see that the natural selection is exerted by the crows. The more crows there are, the more red beetles would be eaten, and the more the proportion of green beetle in the population would be. Okay, मतलब ज़्यादा crow होंगे तो वो ज़्यादा red को खा जाएंगे. ठीक है. फिर सिर्फ ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ेगी. इट रिजल्ट्स इन एडेप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन टू फिट देयर एनवायरनमेंट बेटर. इन द सेकेंड सिचुएशन द कलर चेंज गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज. इंस्टेड
It was simply a matter of accidental survival of beetle of one color that changed the common characteristic of the resultant population. Right? और थर्ड में क्या है कि वो शायद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ही सर्वाइव करेंगे नेक्स्ट जनरेशन. देखो यहाँ पे रेड 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 ही है, राइट, बट उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब या तो किसी कोई शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटी है, या कोई बहुत ही मोटी है, राइट, या कोई बहुत ही पतली है, ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उसमें चेंजेस दिखेंगे, राइट, ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे. ओके, so now consider the third situation. In this, the beetle population begin to expand. The buzzes start suffering from the plant disease. मतलब प्लांट डिजीज अगर हो तो the amount of leaf material for the beetle is reduced. The beetle are poorly nourished. As a result, the average weight of adult beetle decreased from what is used to be when the leaves were plentiful. But there is no genetic change occurring. After a few years and a few beetle generation of such scarcity, the plant disease is eliminated. That is a lot of leaf food. At this time, what would be expect the weight of the beetle to be, right? और उस टाइम पे क्या बीटल का वेट होगा, मतलब क्या उनकी पॉपुलेशन कैसी होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि बीटल क्या है वो लीफ के ऊपर रहते हैं और लीफ में जो सिक्रीट होता है जो लिक्विड वही खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं, राइट. तो अगर उसको डिसीज हो गए तो वो बीटल भी मर सकती है, राइट, लीफ को डिसीज हुए तो. और फिर उसके बाद उसका क्या वेट होगा, मतलब उनका क्या पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो भी हम सोच सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज acquired and inherited traits. कितनी रीड करो. We discussed the idea that the germ cell of sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissues. If the weight of the beetle is reduced because of starvation, that will not change the DNA of the germ cell. Therefore, the low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of starving beetle. Therefore, even if some generation of beetles are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution, since the change is not inherited over generations. Change in non-reproductive tissue cannot be passed on the DNA of the germ. ओके, राइट. सी, तो हमने देखा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके सेल में कितने डीएनए पेयर है, 23, राइट. यस, तो जो डीएनए पास आउट होता है उसमें नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लॉन्ग होगा, वो शॉर्ट होगा, उसकी आईज ब्लू होगी, उसकी आईज ब्राउन होगी, राइट. बट जो वेट का है वो वेट हम स्पॉन्जाई में नहीं गिनते हैं, राइट. शायद वो वेट बहुत ही लो है या बहुत ही हाई है तो वो कैरी फॉरवर्ड, वो हॉर्मोन्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, राइट. नेक्स्ट. Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on its progeny and cannot direct इवोल्यूशन, राइट. तो मतलब पूरा का पूरा सारी बीटल्स है वो पूरी की पूरी लो वेट के ही आएगी या हाइट वेट के ही आएगी, ये इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड इट कैन नॉट बी कंसीडर एज अ इवोल्यूशन, राइट. वो बदलाव में कंसीडर नहीं होगा, उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है या फिर वो उसकी पूरी की पूरी प्रजाति लुप्त हो जाती है या उसकी पूरी की पूरी प्रजाति है वो कम रेशियो में आ रही, वो हम हेरिटेज में कंसीडर करते हैं, राइट. बट जो वेट है, लो वेट है, हाई वेट है, उसको हम इन हेरिटेज में कंसीडर नहीं करते हैं. नेक्स्ट. Consider another example of how an individual cannot pass on to its progeny the experiences of its lifetime. If we breed a group of mice, all the other progeny will have tails as expected. Now, if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, do these tailless mice have tailless progeny? The answer is no, and it makes sense because removal of tail cannot change the genes of the germ cell of the mice. Yes, right. See, तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि माइस मतलब पता है ना, चूहे का जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज माइस, राइट. तो जो चूहे है, राइट, तो चूहे की जो टेल्स होती है, राइट, उनको उन्होंने सर्जरी से सारी चूहे की टेल्स है वो काट ली, राइट.
तो क्या नेक्स्ट जनरेशन है उसमें चूहे विदाउट टेललेस आएंगे, राइट, या फिर विदाउट टेल आएंगे? ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि आगे के जनरेशन से जो जीन आ रहे हैं उसमें इस टाइप के प्रोटीन है कि उनको टेल होगी, राइट। फिर सर्जरी करके आप टेल निकाल दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो विदाउट टेल तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट जनरेशन सारी टेल के साथ ही आएगी, फिर सारे में आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द रीजन व्हाई आइडिया, वहां से रीड करो। This is the reason why the idea of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species. चार्ल्स डार्विन, स्मिथ, चार्ल्स डार्विन से रीड करो। Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of the species by natural selection in the 19th century, could उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। हमें जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने किसका इवोल्यूशन के बारे में, मतलब इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में स्टडी किया था उन्होंने, राइट। नेक्स्ट, could not work out the mechanism. It is ironic that he could have done so if he had seen the scientific significance of the experiment. His Australian contemporary George Mendel was doing, but then Mendel did not notice Darwin's work as relevant to his on his. मतलब ये जो डार्विन थे उन्होंने ये सर्जरी वाला किया कि अगर सर्जरी करेंगे तो फिर शायद नेक्स्ट जनरेशन, राइट। बट जो मेंडल है उन्होंने ऐसा ढूंढा कि अगर जीन्स पास हो रहे, प्रोटीन पास हो रहे हैं तो वहाँ आगे से ही ऐसे ही प्रोटीन है कि उनको टेल्स होंगी, राइट। तो वो उन्होंने उतना कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट, ये वाला एक बार डार्विन वाला पढ़ लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। स्मिथ, साहिल रीड करो तो। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन। Darwin set out on the voyage वॉयेज when he was 20 years old. When the pirates took him to South America and the island of its coast. The study that conducted during this voyage were to change the forever they will be look at the variety of life on the earth. Interestingly, after he got back to England, he never left its shores again. He stayed at home and Conduct various experiments that led him and formulate his hypothesis that the evolution took place due to the natural selection. He did not know that the mechanism whereby the variation arose in the species. We would have been enlightened by the Mendel's experiment, but these two gentlemen did not know of each other on their work. We often associate Darwin's solely with the theory of evolution, but he was an accomplished naturalist. and one of the studies he considered was to do with the role of earthworm in soil fertility. Yes. तो हम लोग जो डार्विन है उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से हम उनको कंसिडर करते हैं, राइट। उन्होंने जो नेचुरली जो अर्थवर्म है उनके सॉइल फर्टिलिटी रोल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है कि वो सॉइल को फर्टाइल कैसे करते हैं, राइट। अर्थवर्म, वो हमें पता है ना कि अर्थवर्म क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। तो बेसिकली वो नेचुरली ही जो मिट्टी है उसको वो फर्टाइल करते हैं, राइट। और फिर उनका जो रेसिड्यू है, ड्रॉप आउट है, उससे भी वो फर्टाइल करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तिथि रीड करो। Darwin's theory of evolution tells how life evolved from simple to more complex form, and Mendel's experiments give us the mechanical for the inheritance of traits from one generation
facts, but neither tells us anything about how life began on Earth in the first place. तुम ये भी पढ़ना? हाँ, JBS Hewlett, ब्रिटिश साइंटिस्ट इससे भी होता है become a citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth. Soon after it was found, he क्या लिखा है? speculated that the considered on earth at that time, which were far from the condition condition we see today. would have given rise to More complex organic molecules that were necessary for life. The first primitive organisms would arise from further chemical synthesis. कहाँ पहुँचे How does this organism molecule arise? So an answer was suggested by the experiment conducted by Stanley L. Miner and Harold C. Urey in 1953. They assemble an atmosphere similar to that to the exist of the early Earth. These had molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen over water. This was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius, and spark were passed through the mixture of gases to simulate lightning. At the end of the week, 15% of carbon from methane had been converted to simple compound of carbon, included ammonia acid, which make up protein molecules, right? तो उन्होंने क्या किया कि अगर ऑक्सीजन के बिना हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना दे तो सो कैन लाइफ अराइज फ्रेश ऑन द अर्थ इवन नाउ, राइट? तो क्या होता है कि अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम उससे ही बना दें तो फिर जो अर्थ की जो एयर है वो हमें फ्रेश मिल सकती है, राइट? ओके, तो ये तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए था, कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, बट नहीं पूछते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। एनीवे, स्पेसिएशन नेक्स्ट है स्पेसिएशन। What we have seen so far in microevolution, that means that the change are small even though they are significant, right? कुछ चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है फिर भी वो सिग्निफिकेंट है, मतलब हमें दिखते हैं, राइट? चेंज बहुत ही स्मॉल है कि चींटी है, मतलब आगे सपोज बीटल्स है वो इतनी सी थी, राइट? फिर इतनी जनरेशन आई, बट वो है वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, बट सिग्निफिकेंट मतलब हम देख सकते हैं। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन एज टू how new species come into existence. That can be said to have happened only if this group of beetles are thinking about splits into two populations that cannot reproduce with each other. When this happens, they can be called two independent species. So, can we extend the reasoning we have used about the explain such speciation? Consider that what would happen if the bosses, the beetle, feed on are spread widely over a mountain range, right? हम पहले सिर्फ लीफ के ऊपर जो बीटल्स थी उसके बारे में सोचो, अगर वो पूरा एक माउंटेन रेंज जितना है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाए तो द बीटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट, राइट? तो बीटल की जो पॉपुलेशन है वो उतनी लार्ज हो जाएगी, right? Result, but individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime, right? So they do not travel far. So in this huge population of beetles, there will be subpopulation in neighborhood. Since male and female beetle have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within these subpopulation, of course, and occasionally adventurous beetle might go from one side to another, or a beetle is picked up by a crown from one side and drop into the other side without being eaten. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो बीटल है वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते उतने दूर तक, राइट? सिर्फ नज़दीक में ही घूम सकते हैं, तो वहीं पे उनकी पॉपुलेशन हो सकती है। या फिर जो क्रो है
वो उसको खाता नहीं है बट एक जगह से उसको दूसरी जगह पहुंचा देता है, ऐसा भी हो सकता है। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटायरली न्यू पॉपुलेशन, राइट। और हमने कभी बर्ड में भी ऐसा देखा है, माइग्रेट बीटल है उसका न्यू पॉपुलेशन आ जाता है, राइट। हमने बर्ड्स में भी कभी देखा है कि कभी ऐसे आपको कुछ अलग टाइप के ही बर्ड कहीं पे दिख रहे हैं, राइट। हाँ, जैसे कि बाहर अगर कोई कंट्री में व्हाइट कलर एंड पर्पल कलर का कोई बर्ड है, पैरोट के लिए एग्जांपल ग्रीन होते हैं वो अलग, हाँ राइट। फिर पैरोट पे अलग अलग कलर, तो अगर वहीं से कोई बर्ड आके यहाँ पे आ रहा है, राइट, और उड़ के आ रहा है, राइट, तो उसको माइग्रेट पॉपुलेशन बोलते हैं हम लोग, राइट, कि वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको माइग्रेट पॉपुलेशन बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपको। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इन बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन देयर आर पार्शियली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, राइट। और ये पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ती है, पार्शियली, मतलब पूरी की पूरी एक सेपरेट नहीं, आधा उसके जीन्स आधा उसके जीन्स। If however between two such subpopulation a large river comes into the existence, the two population will be further isolated and the level of gene flow between them will decrease even further. Over generations, वहाँ से read करो स्मिथ। Over generation genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. Also, natural selections may also operate differently in this different geographical locations. Thus, for example, in the territory of one subpopulation, cows are eliminated by eagles, but this does not happen for other subpopulations where cow number are very high. As a result, the green variations will not be selected at the first sight, while it will be stronger selected at the second. Together, the process of the genetic draft and the natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetle becoming more and more different from each other. Eventually, number of these two groups will be incapable for reproducing with each other, even if they happen to meet. There can be a number of ways by which this can happen. If the DNA changes are several enough, such as changes in the number of the chromosomes, eventually the germ cell of the two groups cannot fuse with each other, or a new variation emerges in which green female will not red. mate with red males, but only with green males. This allows very strong natural selection for greenness. Yes. तो ये अदर एक हमें इल्यूजन दिया है कि वो जो ग्रीन फीमेल है वो मे बी रेड फीमेल से नहीं मिल रही है, तो अगर आगे की जनरेशन में रेड आने के चांसेस ही नहीं है, ग्रीन फीमेल सिर्फ ग्रीन मेल से ही मिल रही है, तो आगे क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रीन 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 जनरेशन ही आगे बढ़ रही है, राइट। दिस अलाउज वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ग्रीननेस। Now, if such a green female beetle meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Effectively, new species of beetle are beginning generated, right? Next, evolution and classification. ये हमने लास्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। क्लास इवोल्यूशन के ऊपर से हमने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में किया था, याद है किसी को? 5 किंगडम, मोनेरा, प्लांटाई, एनिमेलिया, याद है? कब किया था? 9th स्टैंडर्ड में नहीं याद है? 5 किंगडम्स, ओके, उसमें जो मोनेरा है, मोनेरा फंगी है, फंगस, मोनेरा, प्लांटाई, एनिमेलिया, फंगस, ओके, बैक्टीरिया।
ओके तो ये 5 किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमेलिया नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। मोनेरा में जो सिंगल सेल वाले हैं वो आएंगे। प्लांटाई में जो प्लांट्स है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाते हैं, सारे जितने भी दुनिया में प्लांट है वो ये क्लासिफिकेशन में आएंगे, राइट। फिर एनिमेलिया में एनिमल्स, ओके। तो वो हम 5 किंगडम है जिसमें एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, राइट। वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल, ओके। तो ये हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।